नमस्कार। मैं आशुतोष ओझा। बजट पर हमारी खास पेशकश बुलंदियों का बजट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर की। बीते एक साल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की खेल में अच्छा खासा उछाल आया है। अफोर्डेबल ही नहीं, लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी यूनिट्स में सालाना आधार पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। बजट आने वाला है, हालांकि यह अंतरिम बजट होगा, लेकिन फिर भी डेवलपर्स और बायर्स दोनों को उम्मीद है कि कुछ न कुछ उन्हें मिलेगा। इन तमाम मसलों पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म एनारा के रीजनल डायरेक्टर एंड हेड रिसर्च प्रशांत ठाकुर। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम बात शुरू करते हैं। रियल एस्टेट की जो सेल्स है इस साल की देखें, काफी अच्छी रही है। यह ग्रोथ पिछले 2-3 सालों में एक एक जो हम ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये ग्रोथ को आप किस तरह देख रहे हैं और आपको इस सेक्टर को लेकर क्या आउटलुक? देखिए आशुतोष जी, फॉर्चुनेटली कोविड के बाद हमने काफ़ी ग्रोथ देखी है रियल एस्टेट में, खासकर रेजिडेंशियल में। और 2023 अभी तक का मुझे लगता है जो हमने 9 महीने के सेल्स और लॉन्चेस देखे हैं, काफ़ी एनकरेजिंग नंबर्स है। इनफैक्ट जिस हिसाब से अभी हमने सेल्स नंबर 9 मंथ ऑफ दिस ईयर में रिकॉर्ड किए हैं, उम्मीद है कि ये साल 2023 15 साल में सबसे हाईएस्ट सेल का रिकॉर्ड बनाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि सेल्स का आंकड़ा करीब 5 लाख यूनिट क्रॉस करेगा। इसके 3-4 कारण है कि क्यों ये इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दे रही है। नंबर 1, कोविड के बाद अगर आप देखिएगा, लोगों का रुझान एक फिजिकल एसेट ओन करने की तरफ काफी बढ़ गया है। दूसरी अच्छी बात क्या हुई है कि काफी जो लॉन्चेस आप देख रहे हैं मार्केट में, ग्रेड ए और लिस्टेड डेवलपर्स के द्वारा हो रही है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरी काफी अच्छा है। आपका एक एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, जिसकी वजह से एक एक विश्वसनीयता और जो भरोसे की बात होती है कि हाँ भाई, अगर हमने प्रोजेक्ट आज लॉन्च किया है तो प्रोजेक्ट कंप्लीट भी होगा। हाल फिलहाल जीडीपी के जो नंबर्स देखे हैं उसमें 2 नंबर्स काफी मतलब पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का और कंस्ट्रक्शन का दोनों की ग्रोथ जो 13% से ज्यादा रही क्योंकि तो इसका सर ये जो सेंटीमेंट है इसका रियल एस्टेट में कैसा इम्पैक्ट आप देखते हैं? आप देखिएगा आज के डेट में जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं रियल एस्टेट में, रेजिडेंशियल लॉन्चेस हो रहे हैं, ज्यादातर आपके पेरिफेरल एरियाज में हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फोकस गवर्नमेंट कर रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ी है, उसकी वजह से जो नए नए लैंड पार्सल डेवलप हुए हैं, इसके 2-3 फायदे ये हुए कि अब आप एक बड़ा घर सिटी के आउटर लिमिट में खरीद सकते हैं अपने बजट में, और आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने की वजह से ये चिंता नहीं करने की जरूरत पड़ेगी कि भाई मैं अपने ऑफिस और दफ्तर में ज़्यादा आने जाने में समय वेस्ट कर रहा हूँ। सो कनेक्टिविटी बढ़ रही है। और एक चीज़ और देखने को मिला है कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का डायरेक्ट इम्पैक्ट जीडीपी ग्रोथ पे होता है, बिकॉज जॉब क्रिएशन और इनकम जनरेशन, जो कि रिफ्लेक्ट होता है आपके एक पॉजिटिव सेंटिमेंट में। और रियल एस्टेट आप देखिए फंडामेंटल के साथ साथ एक पॉजिटिव सेंटिमेंट भी काफ़ी मायने रखता है इस सेक्टर की ग्रोथ में। इस बीच हमें एक पॉइंट जो बार बार जिस पे हम फोकस कर रहे हैं कि महंगाई भी अपने जो कंफर्ट जोन से ऊपर है, ब्याज दरें भी आई है, तो उसके बावजूद भी डिमांड तेजी है। तो क्या यह एक ऐसा संकेत है कि नहीं, अब जो अंडर कैपेसिटी एक थी लोगों के पास, वो अब लोग उस पे सामने आ रहे हैं कि नहीं नहीं अब हमें खरीदना ही है, इन सभी चीजों को डिस्काउंट करते हुए? इंडिया में इनहेरेंट डिमांड फॉर हाउसिंग वाज ऑलरेडी देयर, मतलब लोग खरीदना चाहते थे। लेकिन रेरा के पहले क्या हुआ था कि इतने सारे इंसिडेंट्स ऑफ स्टक प्रोजेक्ट, डिलेड प्रोजेक्ट, इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर की वजह से प्राइसेस इतने भाग गए थे, तो एंड यूजर मार्केट से निकल आए थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि काफी मंदी हो गई थी। पर आज के डेट में क्या हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक उम्मीद की किरण जगी है, रेरा स्ट्रिंजेंट हो गया है, आपके अच्छे डेवलपर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो लोगों ने अब आकर खरीदना शुरू किया है। इसी की वजह से आप देखेंगे आरबीआई के एक रिपोर्ट के हिसाब से लोगों की हाउस होल्ड सेविंग घटी है। दैट मीन्स लोग अपने सेविंग में डिप कर रहे हैं और वो मकान खरीद रहे हैं, बिकॉज फिजिकल एसेट, एक मकान भी बहुत ज़रूरी है फॉर ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग। और मेरे ख्याल से आज के डेट में एक एवरेज इंडियन होम बायर इसलिए भी आ रहा है बिकॉज आपने जैसा कहा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, बात सही है। लेकिन अगर आप देखिए एक टाइम इंटरेस्ट रेट आपका 14 से 15% हुआ करता था। सो अभी आप जो प्राइस इंक्रीज देख रहे हैं उसमें 2 एलिमेंट है, एक थोड़ा कैचअप भी हुआ है और दूसरा क्या है कि इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आशुतोष जी, क्या गौर करने वाली बात है कि डेवलपर्स ने प्राइसिंग पे बहुत डिसिप्लिन मेंटेन कर रखा है। 2007-8 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब इंडस्ट्री रिकवर करना शुरू करी थी, डेवलपर्स ने बहुत तेजी से प्राइस बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से डिमांड ब्रेक हो गई थी। अभी क्या हुआ है कि डेवलपर्स ने बहुत रिस्ट्रेंट रखा है,
कुछ प्रतिशत वो खुद एब्जॉर्ब कर रहे हैं कॉस्ट, और कुछ ही परसेंट पास ऑन कर रहे हैं। सरकार का इंफ्रा पर लगातार फोकस है, तो इंडस्ट्री की ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए या उसको बनाए रखने के लिए क्या आप उम्मीद करते हैं कि ये जो अंतरिम बजट है इसमें भी सरकार कुछ नए ऐलान या कुछ ऐसे ऐसे मेजर्स उठा सकती है जिससे कि इंडस्ट्री को फायदा मिले? देखिए, ये इंटरिम बजट है, तो इसमें बहुत कोई बिग बैंग अनाउंसमेंट तो शायद मेरे ख्याल से नहीं गवर्नमेंट करे, पर मेरे ख्याल से हाउसिंग को लेके, खास करके अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर गवर्नमेंट शायद कुछ अनाउंसमेंट कर सके, क्योंकि हमने देखा है कि हालांकि सेल्स काफ़ी अच्छा रहा, इंडस्ट्री ने काफ़ी रिकवरी करी है, पर इन सब चीज़ों के बीच में अफोर्डेबल सेगमेंट अभी भी काफ़ी नीचे चल रहा है। 2018-19 की अगर आप बात करें, करीब 41% ऑफ द लॉन्चेस जो थे वो अफोर्डेबल सेगमेंट में थे। आज की डेट में वो घटकर 19% हो गए। सो हमने तेजी देखी है रियल एस्टेट के सेगमेंट में, जो कि लग्जरी मिड सेगमेंट में हुई है। इन सब में हमारा अफोर्डेबल कहीं पीछे छूट गया है। तो मेरे ख्याल से शायद इस बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करे, जैसे कि उन्होंने CLSS स्कीम को विड्रॉ कर लिया था, शायद रीइंट्रोड्यूस करे। और बाकी मुझे नहीं उम्मीद है कि हालांकि इंडस्ट्री की डिमांड काफ़ी सालों से रही है कि इंडस्ट्री स्टेटस दिया जाए। फिर क्या कहते हैं, टैक्स रिबेट के हिसाब से काफ़ी तो मैं उसी पर आता उम्मीदें हूँ। लगाई जाती अफोर्डेबल हैं। हाउसिंग की बात आपने की और जो आपने टैक्स की बात की उस पर 2 पॉइंट थे। एक तो कैपिटल गेन वाला मसला था और दूसरा ये था कि जो होम लोन डिडक्शन मिलता है टैक्स पेयर को, तो उसमें क्या कुछ लगता है कि जो जिस तरह की इन्फ्लेशन है या जिस तरह की इंटरेस्ट रेट है, उसमें अब टैक्स पेयर को बेनिफिट देने के लिए इसमें थोड़ा-सा सरकार को बदलाव करना चाहिए? मेरे ख्याल से करना तो चाहिए, पर अगर आप पिछले कुछ बजट से अगर आप संकेत निकालें, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट स्लोली एनकरेज करिए लोगों को नए टैक्स रिजीम की तरफ जाने के लिए, जहाँ पे ये एग्जाम्पशंस नहीं है और टैक्स स्लैब्स कम है। सो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि इस बार कोई नए एग्जाम्पशंस गवर्नमेंट अनाउंस करेगी। सर, ये रेंटल हाउसिंग का जो मसला है, ये कितनी आपको दिख रहा है इसमें कितनी मजबूती आई है? मेरे ख्याल से अगर आप हाउसिंग फॉर ऑल का स्कीम अगर आप देख रहे हैं, तभी सक्सेसफुल होगा जब इसमें आप रेंटल का भी एक एंगल लेकर आएंगे। आप हाउसिंग फॉर ऑल का अचीवमेंट सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू होम्स के थ्रू आप अचीव नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि सही बात। जरूरी नहीं कि सब कोई मकान खरीद पाए। और दूसरा जो आपने पॉइंट बोला, जो बिल्कुल सही है, कि आज के डेट में नेचर ऑफ जॉब ऐसा हो गया है कि वर्कफोर्स इज हाईली मोबाइल। तो मेरे ख्याल से एक एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम गवर्नमेंट को बिल्कुल लेकर आना चाहिए। रेंटल हाउसिंग अगर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, अगर सिर्फ डेवलपर को एनकरेज किया जाए कि आप प्रोजेक्ट बनाए विच इज ओनली फॉर रेंटल हाउसिंग, जैसा कि हमारे डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, वेस्ट में होता है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी। आपके जो प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग शॉर्टेज है वो दूर होंगे, और एक ओवरऑल एक नई बूस्ट मिलेगी मार्केट में। अगर आप देखिए, अगर रेंटल पॉलिसी अगर अच्छे से आ जाती है, तो शायद हो सकता है आज से आने वाले कुछ सालों में आप रेंटल रेजिडेंशियल में रीट्स भी देख सकते हैं, जैसा आपने कमर्शियल और रिटेल में देखा है। ये थे हमारे साथ प्रशांत ठाकुर। प्रशांत जी ने बड़ी बेबाकी से बजट को लेकर क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या हो सकते हैं, इन तमाम मसलों पर बात की और इंडस्ट्री की ग्रोथ पर भी बात की। बुलंदियों के बजट की अगली सीरीज में हम फिर किसी खास मेहमान के साथ किसी खास विषय पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए जी बिजनेस।